farmohub.pk. Assalamu alaikum everyone. Today we will talk about Sweden, how we can become a registered pharmacist in Sweden if we are already registered in Pakistan. So let's start with this. इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम कंपेयर कर सकते हैं whether we should choose a master program और a complementary program. कैसे हमें एज अ फार्मासिस्ट जाना चाहिए. स्वीडन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने कंट्री में एंटर होना है, चाहे वो मास्टर प्रोग्राम के थ्रू हो या चाहे जिस भी तरह से हो. लेकिन एक जो लीगल एंड द राइट वे है, लीगल तो सारे ही हैं लेकिन राइट वे जो है आपके कैरियर के लिए वो क्या है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट्स. कंटेंट्स आर वेरी सिंपल. देयर आर 5 पिन पॉइंट्स. नंबर 1 इज़ एजुकेशन, देन रजिस्ट्रेशन. फिर जो है आपका रजिस्ट्रेशन में ही 2 मेन जो चीज़ें सारे यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन होती है, एंड टुडे वी विल क्लियर दिस. अब ये चीज़ आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा. उसकी रीज़न ये है कि कंसल्टेंट ने एक डिग्री में स्पेसिफिकेशन में कुछ भी नहीं उसको पता होता उसके रिलेटेड. कंसल्टेंट को सिर्फ ये पता है कि मैंने इसको यहाँ से उठाना है और इसको मैंने स्वीडन में फेंक देना है, दैट्स इट. अब वो आपको किस भी रूट से फेंके वो उस पे है. हो सकता है वो आपको कहे कि आपको इस डिग्री में करवा देता हूँ, उस डिग्री में करवा देता हूँ. क्यों? क्योंकि उसने आपको किसी तरह से पाकिस्तान से निकालना है और स्वीडन में पहुँचाना है. So if you are dependent on the consultant, then you will be one of those guys who are already in Sweden and they don't know, they even don't know what to do in their career. वो वहाँ पे मौजूद तो हैं, कोई मैकडोनल्ड्स में कैरियर बनाना चाह रहा है, कोई KFC में कैरियर बनाना चाह रहा है, बट अगेन अगर आपने खुद से वर्किंग नहीं की हुई है तब आप कभी भी अपना कैरियर एज अ फार्मासिस्ट तो बिल्कुल नहीं बना सकते. सो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, और इवन उन लोगों के लिए भी जो कि स्वीडन में हैं, क्योंकि वो जाने वक्त इतना सोच के या इतना समझ के या चीज़ों को देख के नहीं गए हुए थे. लेकिन यस, अब चूँकि चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, समझ में आती जा रही हैं, तो अब लोग जो हैं वो खुद से भी थोड़ा थोड़ा देखने लग गए हैं कंसल्टेंट के अलावा भी कि यार हम जा रहे हैं लेकिन हमने करना क्या जाके. अब बात आ जाती है एजुकेशन असेसमेंट की. तो एजुकेशन असेसमेंट स्वीडन की बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल सी है. अगर तो इसमें एक चीज़ ये है कि अगर तो आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश से मुराद ये है कि अगर आपकी जिस तरह अगर मैं एक डिग्री की बात कर लूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की फार्मेसी की डिग्री की, उसकी एक साइड इंग्लिश में एक साइड उर्दू में है, तो देर इज़ नो इशू, वर्ल्ड वाइड कोई इशू नहीं होता क्योंकि इंग्लिश में है आपकी डिग्री. लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी फॉर एग्जांपल ABC यूनिवर्सिटी है, उसमें डिग्री जो है वो उर्दू में आपको जो है वो इशू कर दी है, तो वो फिर आपको ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी आइदर इन स्वीडिश और आइदर इन इंग्लिश. तो ये एक चीज़ आपको देखनी है. अब आपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने हैं. पासपोर्ट, उस पर जो साइन होते हैं वो वाली एक फ्रंट होता है पासपोर्ट का जहाँ पे आपकी पिक्चर और नेम वगैरह होते हैं, और एक साइन वाला पेज होता है. ये 2 पेजेस. इसकी आपने जो है वो पिक्चर बना लेनी है, स्कैन करवा लें बेहतर है. उसके अलावा आपकी डिग्री, उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ें आपने ईमेल कर देनी है. अब 2 ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, एक आप मेल भी कर सकते हैं और एक ईमेल भी कर सकते हैं. मेल है कुरियर आपका, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, ऑलमोस्ट 10 to 15,000 आपका लग जाएगा यहाँ से स्वीडन बोर्ड को कुरियर करवाने में. उससे बेहतर है आप उनको PDF ईमेल कर दें, वो आपको अप्रूव करके वापस भेज देंगे अगर अप्रूव हो गए आपके. तो एजुकेशन तो क्लियर है, आपने यहाँ तक कोई आपका मुश्किल काम नहीं है, आपने अप्रूव करवा लिए. अब रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे असल ट्रिक है जो कि लोगों को पता नहीं चलता, जो कि कंसल्टेंट्स को तो बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है. अब यहाँ पे ये है कि एक तो है आपका टेस्ट और एक है आपकी प्रोग्राम, जिसको आप डिग्री भी कह सकते हो, एडिशनल डिग्री, इसको एडिशनल ट्रेनिंग भी कहते हैं. अब टेस्ट तो वो बंदा दे जिसका बहुत साउंड नॉलेज हो फार्मास्यूटिकल साइंसेज का, क्लिनिकल का तो इतना खैर नहीं. फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जो है वो मेडिसिनल उसको अच्छी आती हो, फार्मास्यूटिक्स उसकी ग्रिप हो फार्मास्यूटिक्स पे, फार्माकोथेरेपी उसको अच्छी आती हो. ये उन लोगों के लिए टेस्ट आ गया. अब जो लोग टेस्ट से बचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90% आवाम तो सिर्फ उतना पढ़ती है जितना पास पेपर्स में हो, या फिर यहाँ पे एक बड़ी भेड़ चाल चलती है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कि टीचर्स अपनी स्लाइडों में से ही पेपर बनाते हैं. जो 5 स्लाइडें किसी PT 1997 से लेके 2021, 22, 23 तक चल रही हैं उसने उसी में से ही पेपर बनाना है. अल्टीमेटली वो बेड़ा गर्क कर रहा होता है बच्चों का कि वो कल को फ़ॉरेन के टेस्ट तो दूर की बात, पाकिस्तान के टेस्ट नहीं क्लियर कर रहे होते क्योंकि आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा होता. आई रिपीट इट अगेन इन माई होल वीडियोज़ के प्लीज़ सिलेबस को पूरा पढ़ा करें. अगर कोई 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, फाइनल ईयर का भी बच्चा देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ गो थ्रू योर होल सिलेबस. ये एक पेपर पास करना यूनिवर्सिटी का तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या करना है ये मैटर करता है. यूनिवर्सिटी नहीं पास होगा तो क्या 6 महीने बाद फिर हो जाएगा, लेकिन अगर सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा हुआ तो वो पूरी लाइफ का नुकसान है.
क्योंकि जो भी फ़ॉरेन टेस्ट हैं वो नहीं देखते कि आपके टीचर ने जो स्लाइड्स 1997 में बनाई थी 2024 तक चलाई हैं उनमें से मैं पेपर बनाऊं। वो आपके सिलेबस में से पेपर बनाते हैं और सिलेबस हमेशा इंटरनेशनल होता है। हमारा जो फार्मेसी का सिलेबस है ये कहते हैं कि बहुत आउटडेटेड है, लेकिन स्टिल इसमें से बहुत से इंटरनेशनल टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। इसी सिलेबस में से पढ़ के लोगों ने किए हैं। नेप्लेक्स क्लियर होते हैं इसी सिलेबस को पढ़ के लोगों ने। कैप्स क्लियर किए हैं, ओएस पैप क्लियर किया है। तो ओएस पैप तो एक खैर इटसेल्फ कोर्स है, उसके बाद जीपीएचसी का टेस्ट आता है, वो क्लियर किया है। तो बहुत से टेस्ट इसी सिलेबस को पढ़ के क्लियर किए हुए हैं, इसी आउटडेटेड सिलेबस को पढ़ के। क्योंकि वहाँ पे भी इतना अप टू डेट करिकुलम और एकेडमिक्स चेंज नहीं हो रहे। सो प्लीज़ गिव अ फुल फोकस टू होल सिलेबस। आपने कोई एक दो टॉपिक्स एक दो स्लाइडें पढ़ के नहीं छोड़ देने। सिलेबस को एटलीस्ट एक दफ़ा गो थ्रू करो। फिर ठीक है पेपर की रात वो पढ़ लो जो इंपॉर्टेंट है या जो स्लाइड्स हैं, लेकिन एक दफ़ा सिलेबस को गो थ्रू करो ताकि कल को जब आपको कोई फ़ॉरेन टेस्ट प्रिपेयर करना पड़े तो ऐसा ना लगे कि पहाड़ आपने सर करना है और वो फिर आप नहीं कर पाओगे। और 90% स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। उसकी एक बड़ी रीज़न ही ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वी हैव टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि पहले नहीं पढ़ा होता। सो दिस वर्जन वाज अ साइड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आने वाले बच्चों के लिए। सो अब जिन्होंने कर लिया फार्मेसी जैसे भी की है, ठीक है, अब कर लिया तो कर लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आगे क्या करना है। तो आगे दो ऑप्शन है स्टूडेंट के लिए आपके पास। द फर्स्ट वन इज़ गिविंग द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो कौन दे सकता है, मैंने अभी बहुत एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब हर कोई तो नहीं इस तरह से होता कि जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट को दे सके। कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो कि इजी रास्ता ढूंढते हैं। दे विल फाइंड एन ईजीएस्ट वे, कि सबसे आसान ये रास्ता है, इसी पे क्यों ना जाया जाए। अब जो है इजी रास्ता वही है कि कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम, 1.5 साल का आपका प्रोग्राम है, वो कर लो। लाइसेंस आपको मिल जाएगा, टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोनों को एक एक करके डिटेल में। टेस्ट में क्या है, टेस्ट जो है वो आपका 5 अटैम्प्ट्स होती हैं। पहली अटैम्प्ट आपकी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आपने पहला टेस्ट दिया, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि उस अटैम्प्ट के 5 साल के अंदर अंदर आपने बाकी अटैम्प्ट्स भी देनी है, अदरवाइज़ आप दोबारा कभी नहीं दे सकते हो। क्लियर होगी। और इसमें टेस्ट का सिलेबस कहाँ से आता है ज़्यादा, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोथेरेपी वगैरह से। और जो है इसके अलावा दो इसके पोर्शंस होते हैं, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर करोगे तो प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, अदरवाइज आप वहीं से विल से टाटा बाय बाय, कोई ज़रूरत नहीं आने की। तो थ्योरेटिकल पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड अबव ऑल सबसे बड़ा ट्विस्ट, स्वीडिश लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट। स्वीडिश लैंग्वेज में होता है ये टेस्ट। तो अगर आप पाकिस्तान से ये टेस्ट देना चाहते हो तो व्हाट यू नीड टू लर्न इज़, क्या आपको स्वीडिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए। क्योंकि टेस्ट तो होगा स्वीडिश में। तो आपको स्वीडिश लैंग्वेज भी वैसे मुश्किल नहीं है, आप 6 महीनों में यहाँ पे भी सीख सकते हो। अब एक आइडियल टाइम क्या है टेस्ट देने का, कि आपने पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हो, स्वीडिश लैंग्वेज तैयार की हो, फिर आप टेस्ट के लिए जाओ। अब इसमें स्वीडिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होगी, थ्योरेटिकल भी पार्ट हो गया, प्रैक्टिकल पार्ट भी हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है, ऑनेस्टली इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके लिए वही बात है कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, और दूसरा ये कि आपका नॉलेज और स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अब आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, अब क्या है, अब उसके बाद डायरेक्टली आप अप्लाई करोगे लाइसेंस के लिए। मतलब एक दो छोटे छोटे कोर्स हैं, उसके बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारा फेवरेट, जो कि हम सबका फेवरेट होगा ऑब्वियसली, दैट इज़ कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम। कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है टेस्ट की। हमने सुकून से जो है वो कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया, 1.5 साल की फ़्लाइट बुक है, 1.5 साल बाद डायरेक्ट फार्मासिस्ट इन स्वीडन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारे कंसल्टेंट्स को इसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी डील करती है, दैट इज़ अपसला यूनिवर्सिटी। उनके पैनल पे नहीं है, क्योंकि दैट इज़ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। उनके पैनल पे जो है वो स्वीडन की वो यूनिवर्सिटी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर हैं, जो कि पैसे लेंगी और उनको भी देंगी, एक चीज़ होगी। या फिर जो कि बहुत इजीली एडमिशन वगैरह दे देती हैं। अब आ जाती है बात कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम की, तो इसमें अप्लाई करना मुश्किल नहीं है। आप इनकी अपसला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट्स अब आपने नज़र में रखनी होती हैं, जिस तरह अभी अप्रैल में और दिसंबर में 2 दफ़ा ये जो एडमिशन ओपन करती है। अब इसकी जिस चीज़ की वजह से लोग भागते हैं ना, वो है फ़ीस। इसकी फ़ीस है 85 to 90 लाख। घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक दफ़ा पे नहीं करनी। पहली दफ़ा आपने 25 से 30 लाख ही देना है। और अगर आप टेक्निकली सोचें 2024 में, तो अगर आपका स्वीडन जाने का टोटल खर्चा 25 से 30 लाख है, तो ये इट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन नॉर्वे के बाद। नॉर्वे इससे कम है, अदरवाइज़ यूके भी इज़ नाउ कॉस्टिंग अराउंड 50 to 60 लाख। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 70 to 80 लाख पे है। और यूएसए का तो एक टोटल सेपरेट केस है। वो तो आपकी एंट्री पे, अगर आपको वीज़ा ऑफिसर ने अलाउ कर दिया,
यानी कि आपका वीज़ा वाला जो है प्रोसेस, एक इंटरव्यू ही होता है वो वीज़ा इंटरव्यू, वो क्लियर हो गया तो आप 20 लाख में भी यूएसए जा सकते हो, 25 में भी जा सकते हो, 50 में भी जा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका वो वीज़ा का इंटरव्यू क्लियर होता है या नहीं होता। इसलिए जो है आपकी सबसे इकोनॉमिकल चॉइस अगेन स्वीडन बन जाती है नॉर्वे के बाद। नॉर्वे के अपने कॉन्स हैं और प्रोज हैं, बट स्वीडन के अपने हैं। अब आ जाती है बात कि आपने इनिशियली 25 से 30 लाख देना है पहली इंस्टॉलमेंट जो है, बाकी आप वहाँ जाके काम भी करोगे, कमाओगे भी, स्वीडिश क्रोन में कमाओगे, वहाँ से पे करना आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। सिर्फ यहाँ से जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो आपने पे करनी होती है। अब लास्ट ट्विस्ट जो इसमें है वो ये है कि इसकी जो सीट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, 35 से 40 सीट्स होती हैं। अब वो 35 से 40, 35 to 40 सीट्स जब फिल हो जाती हैं तो फिर आप रिज़र्व पे चले जाते हो सकता है आपका इस साल नहीं हुआ, रिज़र्व में अगले साल 35 में नंबर आ गया आपका, या सेकंड इनटेक जो होनी है इनकी साल की उसमें आपका नाम आ गया। तो ये इस तरह से आपको इसमें एडमिशन मिलता है। अब इसके 3 सेमेस्टर होते हैं, पहले सेमेस्टर में वो आपको स्वीडिश लैंग्वेज सिखाते हैं। अब अगर तो आपने स्वीडिश लैंग्वेज पाकिस्तान से की हुई है, ठीक है, आपके पास कोर्स है स्वीडिश 3 का कोर्स है, सपोज कर लें कि स्कोर है, कोर्स कह रहा हूँ कि आपके पास स्वीडिश 3 का वो स्कोर है और आपने उन्हें शो कर दिया कि यस आई एम स्वीडिश 3 सर्टिफाइड पर्सन, देन व्हाट, यू डोंट नीड टू गिव फ़ी फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर। आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। आप वो 2 कैटेगरीज बनाते हैं, एक कैटेगरी 1, एक कैटेगरी 2, सिलेक्शन ग्रुप 1, सिलेक्शन ग्रुप 2 इसको कहते हैं। सिलेक्शन ग्रुप 1 जो है उसमें 3 सेमेस्टर हैं। क्योंकि आपने लैंग्वेज का कोई कोर्स नहीं किया हुआ, आपको लैंग्वेज नहीं आती। अगर आपको लैंग्वेज यहाँ से आपने करके गए हुए और आपने उन्हें प्रूव कर दी कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश ओ स्वीडिश, आई कैन स्पीक स्वीडिश एंड आई कैन राइट स्वीडिश, तो फिर जो है आपको वो पहला सेमेस्टर वेव ऑफ कर देंगे, आपके रह गए 2 सेमेस्टर्स। तो अल्टीमेटली आपकी फ़ीस भी कम हो गई। तो ये भी एक ट्रिक है, दिस इज़ अ ट्रिक जो कि बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है क्योंकि इन डिटेल्ड ये इन्फॉर्मेशन लोग ढूंढ नहीं रहे होते हैं। जब आप ढूंढते हो तो आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आगे अगली बात कि आपने अगर लैंग्वेज का कोर्स वहीं जाके भी करना है तब भी कोई बड़ा मसला नहीं, आप अर्न कर लेते हो। अब अर्न कैसे कर लेते हो? पूरी दुनिया में मास्टर्स जहाँ पे भी है वहाँ पे सिर्फ 2 दिन क्लासेस हैं, बाकी 5 दिन आप फारिग ही हो, जो मर्ज़ी करते रहो और आप इजीली अर्न कर लेते हो। अब आ गई बात अगली कि आपने बाकी 2 सेमेस्टर्स में क्या करना है। पहले सेमेस्टर में आपने लैंग्वेज कर ली, अगर आपने लैंग्वेज यहाँ से की हुई है तो आपके 2 सेमेस्टर्स रह गए। उन 2 सेमेस्टर्स में एक में आपको वो पढ़ाएंगे फार्मास्यूटिकल साइंसेज वगैरह सारी चीज़ें, और दूसरे सेमेस्टर में आपकी ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप होगी, बेसिकली वो यूनिवर्सिटी आपको ढूंढ के देगी और वो पेड होगी। तो आपको कुछ वहाँ से भी पैसे आ जाएंगे, तो कुछ आप खुद भी कमा रहे होगे और जॉब्स भी कर सकते हो आप। मतलब और जॉब भी डिफरेंट तरह की, आप फार्मेसी टेक्नीशियन के तौर पे भी वहाँ पे काम कर सकते हो, किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड देयर इज़ अ प्लस पॉइंट इन स्वीडन एंड अ ट्रिक अगेन। प्लस पॉइंट ये है कि आप स्पाउस को यहाँ से साथ लेके जा सकते हो, वहाँ जाके भी बुला सकते हो, कोई स्पाउस पे वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं। राइट नाउ हर जगह पे डिपेंडेंट्स आर नॉट अलाउड इन स्टूडेंट ईयर एक्सेप्ट फॉर यूरोप। यूरोप में आप लेके जा सकते हो। जर्मनी में जिस तरह फैमिली रीयूनियन वीज़ा होता है, तो स्वीडन में तो डिपेंडेंट्स आर अलाउड ऑफिशियली। उसके बाद अब आगे बात के प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो कुछ लोगों को लगता है जो कि इन एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, वो ये है कि स्वीडन की फॉर्म वो जो है एम्बेसी वो पाकिस्तान में नहीं है। यू हैव टू ट्रैवल टू दुबई और एथोपिया। तो कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स की वजह से स्वीडन की एम्बेसी को रिलोकेट होना पड़ा पाकिस्तान से, अदरवाइज़ पहले पाकिस्तान में थी। तो आपको एडिशनल 1 लाख की कॉस्ट हिट होती है जब आपने बायोमेट्रिक्स करवाने और अपना वीज़ा फाइल करने जाना होता है, बट वो इतनी मैटर नहीं करती है। 1 लाख की आपको 1 लाख तक जाती है मैक्सिमम, जिसमें आपकी रिटर्न टिकट होती है दुबई की, 1 नाइट स्टे होता है। तो ये सारी चीज़ें अराउंड 1 लाख के करीब कॉस्ट करती हैं। अब इसको आपने लग्जरी बनाना है तो आप 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख जितना मर्जी इन्वेस्ट कर लें दुबई में, वो आपके अपने कॉस्ट आएगी टूर की, उसमें कोई भी ऑफिशियल नहीं चीज़ है। अब ये चीज़ें हो गई एक साइड पे कि आइदर यू आर गिविंग द टेस्ट और यू आर चूजिंग द कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम। अब एक तीसरी चीज़ है जिसमें हमारे कंसल्टेंट्स भी भेजते हैं, बहुत से लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे जो कि फार्मासिस्ट हैं, लेकिन वो उधर मास्टर्स प्रोग्राम में आए हुए हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में आए हुए हैं, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आए हुए हैं। ये वो डिग्रीज हैं जिनका कोई स्कोप नहीं है। अब वो बेचारे क्या करेंगे कि अल्टीमेटली दे विल हैव टू गिव दिस प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्योंकि वो दोबारा 1.5 साल और दोबारा इतनी फ़ीस जितनी वो पहले मास्टर्स में लगा के आए, फिर इतनी फ़ीस लगा के वो फिर अगर ये वाला कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम चूज़ करते हैं तो वो तो बस फिर सारी ज़िंदगी फ़ीसें देने में उन्होंने गुजार दी 5-6 साल। तो इसलिए वो फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि स्वीडिश लैंग्वेज वहाँ रहते रहते उनको आ जाती है। देन दे अटेम्प्ट द
प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो भी क्लियर हो जाता है, इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगेन जब आपके पास ऑप्शन कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम के, तो आपको इसी को चूज़ करना चाहिए रैदर देन कि आप इंटरनेशनल बिजनेस या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई भी मास्टर उठा के एंट्री मार लो स्वीडन में। अब आइदर आपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर लिया या फिर आपका प्रोग्राम हो गया, इन दोनों केसेस में रिजल्ट सेम है। अब क्या होगा कि आपने स्वीडिश लॉ एंड रेगुलेशन का एक कोर्स करना है, ये ओमरा यूनिवर्सिटी करवाती है बेसिकली, लेकिन इसका लिंक जो है वो आपको बोर्ड जो है स्वीडिश बोर्ड फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर वो प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक छोटा शॉर्ट कोर्स होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका ऑनलाइन है, वर्चुअल है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ईजीली हो जाता है। इसके बाद आगे क्लिनिकल ट्रेनिंग, 6 महीने की पेड क्लिनिकल ट्रेनिंग होती है, ये आपने ढूंढनी खुद होती है। अब इसमें भी एक दफ़ा सुन के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से ढूंढनी है, कहाँ मिलेगी, बड़े आराम से मिल जाती है, हाई इन डिमांड प्रोफेशन है वहाँ पे, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। क्लिनिकल की ट्रेनिंग आपको बड़े आराम से मिल जाती है किसी भी हॉस्पिटल सेटअप में, या जहाँ पे भी एक्सेस टू मेडिसिन हो, पेशेंट्स जहाँ आते हो, पेशेंट डीलिंग हो, वहाँ पे आपको 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है। देन आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। पहले ऑथराइजेशन का फॉर्म होता है, वो आपका एम्प्लॉयर फिल करता है जब आप उसके पास जॉब स्टार्ट करते हो। देन आपने जो है लास्ट पे एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, उसका मैंने लिंक नहीं यहाँ पे डाला हुआ, लेकिन वो बोर्ड की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो आपने डाउनलोड करके जो है वो अपने सुपरवाइजर से साइन करवा लेने हैं। एंड देन यू विल गो टू द लास्ट स्टेप, दैट इज़ एप्लीकेशन। अब आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को। अब एप्लीकेशन फाइल करने का क्या तरीक़ेकार है, वो वही है, सेम सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो आपने स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट अचीव किए हैं वो सारे लगाने हैं साथ। फ़ी पे करनी है, दैट इज़ अराउंड 870 स्वीडिश क्रॉन। तो वो फ़ी पे करके विद इन 1 वीक जो है या 2 वीक्स में आपका लाइसेंस आ जाएगा। उसके बाद जो है आप हाई इन डिमांड प्रोफेशन को एंजॉय करें, जिसमें जो है सैलरीज़ भी अच्छी हैं। सैलरीज़ हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि सैलरीज़ वेरी करती हैं। अगर आप गूगल पे भी लिखोगे ना फार्मेसी सैलरी इन पाकिस्तान, तो वो भी कोई पता नहीं है जो सैलरी दे रहा हो वो एग्जैक्ट उतनी हो या ना हो, और हर फार्मासिस्ट को उतनी नहीं मिल रही। यहाँ पे ऐसे फार्मासिस्ट भी हैं जो कि 25 से 30 हज़ार पे भी लगे हुए हैं। यस, आई नो मैनी ऑफ देम। तो कुछ ऐसे भी फार्मासिस्ट हैं जो विद इन 1 ईयर 1 लाख पे हैं, 1.5 लाख पे भी हैं। तो विद इन 2 ईयर्स 1.5 लाख 2 लाख पे भी हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सा बंदा किस सेक्टर में है, किस तरह की वो अपॉर्चुनिटी में है। इवन आप जो असिस्टेंट डायरेक्टर ड्रैब की सैलरीज़ हैं वो देख लें, और जो है नॉर्मली आप फोरेंसिक साइंटिस्ट की सैलरी देख लें। तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट स्लैब्स पे डिफरेंट सैलरीज़ हैं फार्मासिस्ट की। तो इन जनरल बस ये देखते हैं कि डिमांड है प्रोफेशन की, तो दैट्स इट। और फार्मेसी की हर जगह पे डिमांड है पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको एमबीबीएस से कंपेयर करें ना, तो एमबीबीएस का बेसिक लेवल बहुत ईजी है। डॉक्टर के लिए एक बेसिक लेवल पे जाके उसने सिर्फ एक टेस्ट देना है और उसका हाँ या ना है। हमारा ये नहीं है, हमारा बेसिक लेवल बहुत टफ़ है। क्यों टफ़ है? क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट पेशेंट की लाइफ को, मतलब एक लाइफ लॉन्ग चीज़ को हम देख रहे हैं कि अगर हमने थेरेपी गलत दे दी तो फिर सारी लाइफ पेशेंट सफ़र करेगा। हमारा बेसिक स्टेप बहुत मुश्किल है कि आपने ट्रेनिंग भी करनी है, आपने कोर्स भी करने हैं, फिर आपने टेस्ट देना है, फिर ट्रेनिंग करनी है, देन आपको लाइसेंस मिलेगा। और पूरी दुनिया में हमारा ये क्राइटेरिया टफ़ है फार्मासिस्ट का। सबसे टफ़ क्राइटेरिया है ही फार्मासिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट को देख लें, नर्सिस को देख लें, लैब टेक्नोलॉजिस्ट को देख लें, सब लोगों का ईजी क्राइटेरिया है। उनसे डिफ़िकल्ट डॉक्टर्स का है, बेसिक क्राइटेरिया की बात करूं। अदरवाइज डॉक्टर्स के जो कंसल्टेंट्स और जो डिजीज़ स्पेसिफिक उनकी स्पेशलाइजेशन हैं वो तो बहुत टफ हैं, लेकिन बेसिक की बात करूं राइट आफ्टर एमबीबीएस, उनका क्राइटेरिया भी इजी है कि उन्होंने जस्ट एक टेस्ट क्लियर करना है एंड दैट्स इट। हमारा ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है। इवन हमें अमेरिका का देख लें तो वी विल हैव टू गिव 2-3 टेस्ट एटलीस्ट, फिर आगे स्टेट वाइज भी टेस्ट अलग देने हैं। और अगर हम यूके का देख लें तो फिर हमें ओएस पे ऐप के लिए 1 साल पढ़ना है। मतलब हर जगह पे हम लोगों को जो है वो बेसिक लेवल पे स्ट्रगल करना है, तब जाके कुछ मिलता है। अब आ गई बात कि हम चीज़ों को अगर स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लें स्वीडन की, तो एक तो ये तरीकाकार है कि आपने यहाँ बैठ के डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा लिया। अब आपने वीज़ा फाइल कर दिया कि मैंने टेस्ट देने जाना है, उसके लिए आपने टेस्ट की डेट पहले ही ली होगी, यूनिवर्सिटी से बुकिंग होगी, फ़ी पे होगी, तो आप एम्बेसी को दिखाएंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप जाके टेस्ट देके वापस आ जाते हो, टेस्ट क्लियर हो गया, देन आप अगेन वीज़ा के लिए फ़ाइल कर दोगे, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए। ये एक तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार ये, इसमें कोई ख़ास खर्चा नहीं है। इसमें मैक्सिमम भी जो आपका खर्चा आ जाएगा वो 8 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप जाना चाहते हो सेफ रूट पे, तो देन यू नीड टू गो फॉर कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम।
और अगर आप इससे भी सेफ रूट पे जाना चाहते हो कि कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम में आपको पता नहीं कब चांस मिलेगा, तो फिर ये है कि आप कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम में अप्लाई कर दो, रिजर्व लिस्ट में आ जाओ और मास्टर्स करने के लिए किसी भी प्रोग्राम में ले लो, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में ले लो, मास्टर्स इन फार्मेसी मॉडलिंग में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो मास्टर्स में एडमिशन। 25 से 30 लाख की आपकी कॉस्ट आएगी उस पर भी, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भी इसके लिए 25-30 लाख की रिक्वायर्ड है। तो फिर आप वेट करते हो जब आपका आ जाएगा, तो तब आप ये वाला मास्टर छोड़ के आप जो है वो कम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम स्टार्ट कर लेना। इसके अलावा जो है कोई भी आपका क्वेश्चन हो, सो यू नो where you need to ask. Thank you very much. For any queries, join us on our social media sites.